सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और आज आपकी 19 सितंबर हो चुकी है। 19 सितंबर का आज की जो पहली शिफ्ट का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है और मेरे भाई इसी के आधार पर हम जीके जीएस के कुछ क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है सारे के सारे स्टूडेंट भाई इस वीडियो को घोल के पी जाना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, यानी कि पेपर तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, पेपर के अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो तुमसे अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आ जाइए मेरे भाई लाइव सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो भाई पहला क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंटों के द्वारा मिला वो कुछ इस तरीके से है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है या फिर कई भाई कौन करता है, ठीक है। तो ये तो देखो सभी को पता है भाई, मैंने करवाया भी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से कोई क्वेश्चन आया है। तो मेरे भाई क्या क्वेश्चन था एक्चुअली में उसको हम देखते हैं। तो मेरे भाई देखो क्या क्वेश्चन आया होगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति सर अनुच्छेद नंबर 75 में है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 75 में है। और मेरे भाई नियुक्तिकर्ता कौन है सर? राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये मैंने आपको बताया भी था। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 74 के बारे में। 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 74 में क्या है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होना चाहिए। अब भाई राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होना चाहिए तो भाई मंत्रिमंडल की नियुक्ति करो। तो 74 में तो ये बात बोली कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होना चाहिए और फिर 75 में क्या कर दी? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति जी के द्वारा। और अनुच्छेद नंबर 76 आप सभी को पता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसमें है सर? महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 76 में है। तो क्लियर है मेरे भाई पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन मेरे भाई जो मुझे याद है बच्चों के द्वारा जो बताया गया वो ये था कि नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्वेश्चन इस तरीके से है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को कब लौटाया? नाइटहुड की उपाधि को कब लौटाया? अब मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया था कि अंग्रेज मेरे भाई नाइटहुड की उपाधि उस इंसान को देते थे जो साहित्य में, संगीत में, ऐसे कामों में बहुत अच्छा होता था। अब रविंद्रनाथ टैगोर भाई साहित्य में बहुत अच्छे थे। रविंद्रनाथ टैगोर को तो 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था। 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था। इसका मतलब ये साहित्य में अच्छे आदमी थे। तो मेरे भाई इनको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। लेकिन सवाल में पूछा कि इस उपाधि को इन्होंने कब लौटा दिया, यानी कि इस उपाधि को इन्होंने कब वापस लौटा दिया था। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, ठीक है। किससे मेरे भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से मेरे भाई ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उसी से परेशान होकर इन्होंने, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो भाई क्यों लौटाया सर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, जैसे कि मेरे भाई गीतांजलि इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। और मेरे भाई एक आपकी ओर लिख लो नेशनलिज्म, ठीक है। कौन सी मेरे भाई? नेशनलिज्म पुस्तक भी मेरे भाई इनकी इंपॉर्टेंट है। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो 1913 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। तो आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को कब लौटा दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। अगला जो क्वेश्चन मुझे स्टूडेंटों के द्वारा मिला वो ये था कि वर्धा किसकी सहायक नदी है? किसकी मेरे भाई? वर्धा किसकी सहायक नदी है? सभी को पता है भाई वर्धा किसकी सहायक नदी है और ये मैंने आपको करवाया भी था कि वर्धा किसकी सहायक नदी है। तो मेरे दोस्त जिनको याद है वो बच्चों ने कर दिया होगा कि वर्धा मेरे भाई, देखो जो बच्चे उत्तर भारत के मोस्टली, जैसे कोई बच्चा राजस्थान का होगा, कोई बच्चा मध्य प्रदेश का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, कोई बिहार का होगा, उन्होंने तो हो सकता है वर्धा नदी का कभी नाम भी नहीं सुना। तो इसका मतलब सर ये नदी दक्षिण भारत की है। तो वर्धा किसकी सहायक नदी है? और उस पर दक्षिण भारत में तो एक ही नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेरे भाई? गोदावरी। तो वर्धा किसकी सहायक नदी है भाई? गोदावरी की सहायक नदी का नाम है वर्धा। मैंने गोदावरी के बारे में आपको पहले ही बताया था कि इसका जो उद्गम है वो मेरे भाई कहां से होता है सर? त्रियंबकेश्वर। कहां से होता है मेरे भाई?
त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और मेरे भाई मैंने आपको यह भी बताया था कि गोदावरी नदी के किनारे मेरे भाई आपका नासिक शहर बसा हुआ है। कौन सा मेरे भाई? नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसको मेरे भाई दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? दक्षिण भारत की गंगा इसको कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं। समझना इतना है कि भाई आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो आपकी बात थोड़ी सी अलग है, वरना भाई ये क्वेश्चन देखो मैंने सारे पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है, उन बच्चों के लिए मैंने 50 रुपए का एक पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है। 50 रुपए का एक पीडीएफ तैयार किया है। उस पीडीएफ में आपको 7 से 8 हजार तो क्वेश्चन मिलेंगे, 7 से 8 हजार तो क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में मेरे भाई गारंटी है कि एग्जाम में तुमको 40 से 45 नंबर का मैटर देखने को मिलेगा। तो ओनली 50 रुपए में 40-45 नंबरों की गारंटी ले रहा हूं भाई। जिन बच्चों को वो पीडीएफ चाहिए, 50 रुपए का पीडीएफ है। 7733, ठीक है, 7733 91 69 93, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप वो पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपए में, ठीक है। 7733916993, ठीक है। तो जीके जीएस जिनकी भी कमजोर है भाई, गारंटी है कि इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद में आपकी जो जीके जीएस है उसमें इतना खतरनाक तरीके का सुधार आ जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो 50 रुपए का पीडीएफ है, 7 से 8 हजार क्वेश्चन है, 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे भाई आपके पेपर में यहां से पूछा गया कि ओडिसी मतलब कौन सा कलाकार, ठीक है, ओडिसी नृत्य के कलाकार मान लो आप, तो ठीक है। मतलब सवाल कुछ इस तरीके से था कि कौन सा कलाकार ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर तो भाई ऑप्शन देख के बता सकते हैं हम कि ऑप्शन में क्या था। लेकिन आपको लिख लो भाई ओडिसी नृत्य के कलाकार, ठीक है भाई, इतना तो हम लिख ही सकते हैं भाई। जिसका नहीं पता उसको छोड़ दो, लेकिन जो पता है वो तो लिख लो। सवाल में तो ये पूछा था कि ओडिसी नृत्य का कलाकार कौन सा नहीं है। अब नहीं है का आंसर तो मेरे भाई हम ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। तो भाई ओडिसी नृत्य के कलाकार आप लिख लो, जैसे कि मेरे भाई मोहन महापात्र, ठीक है, मोहन महापात्र, ये मेरे भाई किसका कलाकार है? ओडिसी नृत्य का कलाकार है। मैंने आपको बताया था केलुचरण महापात्र, ठीक है, केलुचरण महापात्र ये भी ओडिसी का कलाकार है। मैंने आपको बताया था सुजाता महापात्र, ठीक है, सुजाता महापात्र। मैंने आपको बताया था इंद्राणी रहमान, कौन मेरे भाई? इंद्राणी रहमान। मैंने आपको बताया था किसके बारे में? संयुक्ता पाणिग्राही के बारे में। किसके बारे में? संयुक्ता पाणिग्राही के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सारे के सारे जो कलाकार हैं, एक मेरे भाई और लिख लो सोनल मानसिंह। तो ये सारे के सारे जो कलाकार हैं ये मेरे भाई किसके कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। अब इनके अलावा जो आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा, समझ जाना भाई वही ओडिसी का कलाकार नहीं है। तो मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, इंद्राणी रहमान, संयुक्ता पाणिग्राही और सोनल मानसिंह। सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो और मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए पेपर में जो बच्चों को देखने को मिला वो ये था कि विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिकों में भाग लिया, ठीक है। विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक में भाग लिया, कितने ओलंपिक गेम्स में भाग, ठीक है, कितने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। विजेंद्र सिंह के बारे में पूछा कि विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो मेरे भाई बच्चों ने बताया सर 1 2 3 4 ऑप्शन में थे। तो मेरे भाई अभी तक इन्होंने एक ही ओलंपिक खेल में भाग लिया है 2008 में, ठीक है, एक ही ओलंपिक खेल 2008 में भाग लिया है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे सर ये क्वेश्चन था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मेरे भाई सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता, ठीक है, भारत में पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता, पहला ओलंपिक मेडल भारत में किसने जीता है, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ बच्चे बोले सर ऐसा सवाल था और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा सवाल था। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम दोनों को ही बता देते हैं। तो पहला ओलंपिक मेडल देखो वैसे तो पुरुषों की टीम ने जीता, लेकिन भाई वो तो एक समूह हो गया, एक संघ हो गया। अगर सिर्फ किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो पहला ओलंपिक मेडल जो है केडी जाधव ने जीता था। किसने मेरे भाई? केडी जाधव ने जीता था। और भाई इसका संबंध मेरे भाई किससे है? कुश्ती से। और पहले गोल्ड मेडल की बात होगी तो अभिनव बिंद्रा ने जीता, ठीक है।
तो टेंशन मत करो भाई, सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जो भी तुम्हारी एग्जाम में पूछा सबको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो विजेंद्र सिंह ने कितने ओलंपिक खेलों में भाग लिया? एक में लिया 2008 में। पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता? केडी जाधव ने कुश्ती में जीता। और अगर भाई पहले गोल्ड मेडल की बात हुई होगी तो वो मेरे भाई किसने जीता था? सर वो तो हमारे अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अगला क्वेश्चन मेरे भाई जो बच्चों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, खुदाई खिदमतकार आंदोलन से क्वेश्चन आया है। लो मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है भाई कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को क्या बोलते हैं? सर इसको तो लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं, लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन, ये भी मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान से इसका संबंध, किससे मेरे भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान से इसका संबंध है, ये भी मैंने आपको बताया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न मिला था, ये भी मैंने आपको बता रखा है भाई, सारी चीजें आपको बता रखी है, ठीक है। और ये मेरे भाई पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है। तो खुदाई खिदमतकार आंदोलन को लाल कुर्ती या लाल शर्ट आंदोलन कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान इससे संबंध रखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। 1987 में इनको भारत रत्न मिला और भारत रत्न जीतने वाले ये पहले क्या थे? पहले मेरे भाई आपके विदेशी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एक मेरे भाई क्वेश्चन देखने को मिला कि चौथी बौद्ध संगति, तो मेरे भाई इतना आसान सवाल मैंने आपको करवाया भी था। राव पाकू ये मैंने करवा भी रखा है, ठीक है। रा का मतलब होता है राजगृह, यानी कि पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई? राजगृह में। दूसरी कहां पर हुई? वै का मतलब वैशाली, दूसरी कहां पर हुई? वैशाली। पै का मतलब पाटलिपुत्र, कौन सी मेरे भाई? पाटलिपुत्र। और कु का मतलब मेरे भाई कुंडलग्राम, कौन सा मेरे भाई? कुंडलग्राम। मतलब मेरे भाई जो जो आपको पढ़ाया वही पेपर में देखने को मिला। तो भाई इस बात के लिए वीडियो पर एक लाइक तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इस बात के लिए मेरे भाई वीडियो पर एक लाइक हो जाना चाहिए। तो चौथी बौद्ध संगति मेरे भाई कहां पर हुई? कुंडलग्राम में हुई थी, ठीक है। पहली हुई राव पाकू, ठीक है। रा का मतलब राजगृह, वै का मतलब वैशाली, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलग्राम में, ठीक है। और भी मेरे भाई इसके बारे में तो मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है। देख लो बौद्ध संगति, ये लिस्ट मैंने आपको उस समय पर भी बताई थी, आज फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखो बौद्ध संगति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली हुई 483 में, दूसरी हुई 383 में, चौथी हुई 255 में, और सॉरी तीसरी हुई 255 में और चौथी हुई प्रथम शताब्दी में। पहली हुई राजगृह में, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र और मेरे भाई वसुमित्र। किसके समय पर हुई? तो पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय पर हुई, दूसरी काला अशोक के समय पर हुई, तीसरी सम्राट अशोक के समय पर हुई और चौथी जो बौद्ध संगति आज के पेपर में पूछा गया था वो कनिष्क के समय पर हुई, ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगति है वो किसके समय पर हुई थी? कनिष्क के समय पर हुई थी, ठीक है। तो ये बौद्ध संगति मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, अगर आपके याद नहीं है तो भाई याद कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। एक क्वेश्चन भाई जो मुझे बच्चों ने बताया कि सर मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन आया है, किससे मेरे भाई? मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आया है। अब मौलिक कर्तव्य भाई मैंने आपको खूब पढ़ाए हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो कि 2002 में हुआ था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति से इसका संबंध आता है, किससे मेरे भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति से इसका संबंध आता है, इसने आपको 10 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य देखो मेरे भाई 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसकी अक्षुण्ण करे, ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य आपके सामने है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानवादी भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें। 10वां व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
और मेरे भाई जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भाई तुम्हारे 11 मौलिक कर्तव्य है। और बार बार मेरे भाई मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि भाई कुछ भी याद मत करना भलाई से, लेकिन भाई मौलिक कर्तव्य जरूर याद कर लेना, क्योंकि मेरे भाई मौलिक कर्तव्य जो है एसएससी के फेवरेट है। पता नहीं क्यों एसएससी को भाई इससे बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से पता नहीं भाई एसएससी को क्यों इतना प्यार है, लेकिन हाँ भाई मौलिक कर्तव्य से एसएससी को प्यार तो है, ठीक है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया आर्थ्रोपोडा का उदाहरण, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मुझे मिला आर्थ्रोपोडा का उदाहरण, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण आपसे पूछा गया, तो भाई आर्थ्रोपोडा का उदाहरण आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका कॉकरोच हो सकता है भाई, ठीक है। कॉकरोच आपका आर्थ्रोपोडा का उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा मेरे भाई झींगा आपका, ठीक है, झींगा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण, ठीक है। और अगर बात करें भाई इसका सबसे बड़ा संघ, ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले बताइए आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ कौन सा है मेरे भाई, आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ा संघ की बात कर रहे हो सर, वो तो फाइलम है। कौन मेरे भाई, वो तो आपका फाइलम है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है। एक बच्चे ने ये बोला था सर हीनयान और महायान से क्वेश्चन आया था, हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान का डिवाइडेशन कब हुआ, ठीक है, ठीक है। हीनयान और महायान का डिवाइडेशन कब हुआ था, तो मेरे भाई ये हुआ था आपके चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया था कि पहली शताब्दी में हुई थी, किसके समय पर, कनिष्क के समय पर ये हुई थी, ठीक है। तो भाई हीनयान और महायान इनका संबंध मेरे भाई बौद्ध धर्म से है, किससे मेरे भाई, बौद्ध धर्म से है। और मेरे भाई इनका जो डिवाइडेशन हुआ था वो कब हुआ था, मतलब कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगति में इसका डिवाइडेशन हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे भाई जो आज के पेपर में बच्चों के द्वारा मुझे मिल पाई। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई जिन बच्चों को भाई वो 50 रुपए वाली पीडीएफ चाहिए, जिसमें मेरे भाई 7 से 8 हजार क्वेश्चन होंगे और 40 से 45 नंबरों की गारंटी होगी एग्जाम में आने की, ठीक है। तो भाई इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना 7733 91 69 93, ठीक है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप वो पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपए में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।